देखिए, आज हम सीधे एक ऐसे हाई स्टेक्स अंडरकवर ऑपरेशन की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का काम किया। हम यहाँ बात कर रहे हैं मोहम्मद अहमद जरार सिटी बाबा की, जिसे पूरी दुनिया यासीन भटकल के नाम से जानती है। और हाँ, ये किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक बिल्कुल असली रियल लाइफ रोग ऑपरेशन की कहानी है। एक ऐसा मिशन जिसे बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बस चंद जाबाज अफसरों ने अपने दम पर अंजाम दिया। तो चलिए इस खौफनाक मिशन की शुरुआत पर से पर्दा उठाते हैं। जरा 1 जून 2013 के इस दिन को याद कीजिए। ये कोई आम दिन नहीं था। दरअसल इसी दिन एक दिल दहला देने वाली चैट इंटरसेप्ट की गई थी। इसमें नेपाल में छिपा यासीन भटकल कराची में बैठे अपने भाई रियाज से बात कर रहा था। रियाज उस वक्त पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की पनाह में था। इस चैट में न्यूक्लियर बम की धमकी इतनी खौफनाक थी कि इसने इंडियन एजेंसीज के अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी हलचल पैदा कर दी। ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब वक्त एकदम नहीं बचा है और यहीं से एक बेहद खतरनाक डेस्परेट मिशन की नींव रखी गई। अब ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी थी, इसे इस 13.6% के आंकड़े से समझते हैं। उस दौर में स्लीपर सेल आतंकियों को पकड़ने का सक्सेस रेट बस इतना ही था, बहुत ही निराशाजनक। यानी यासीन भटकल, जिसके सिर पर 35 लाख रुपए का इनाम था, वो उन बाकी 86.6% आतंकियों का हिस्सा था जो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए एक घोस्ट यानी भूत बन जाते थे। वो बिल्कुल अदृश्य था, उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राइज ऑफ द घोस्ट एंड द कराची प्रोजेक्ट। यहाँ हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल यासीन कोई अनपढ़ या बहुत गरीब लड़का नहीं था। उसके परिवार का दुबई में एक काफी सक्सेसफुल बिजनेस था। लेकिन 2001 में जब सिमी पर बैन लगा तो उसने और उसके भाइयों ने मिलकर इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक बेहद खतरनाक संस्था बना ली। यासीन ने खुद पाकिस्तान जाकर 50 दिनों की मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग ली, जहां पाकिस्तान आर्मी के 6 इंस्ट्रक्टर्स ने उसे खतरनाक बम बनाने के तरीके सिखाए। ट्रेनिंग के बाद यासीन ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बदलाव किया। पहले इंडियन मुजाहिदीन आजमगढ़ मॉडल पर चलती थी, जिसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट्स होते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनका डिजिटल फुटप्रिंट होता था, तो ये आसानी से ट्रैक हो जाते थे। इसलिए यासीन ने शिफ्ट किया दरभंगा मॉडल पर। उसने बिहार और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से गरीब और अनएजुकेटेड लड़कों को रिक्रूट करना शुरू किया। इनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट होता ही नहीं था और दुबई के हवाला नेटवर्क से आने वाली फंडिंग के सहारे ये पूरा नेटवर्क एजेंसीज के रडार से पूरी तरह गायब हो गया। इस इनविजिबल नेटवर्क का असर कितना भयानक था वो हम यहाँ देख सकते हैं। 2008 में अहमदाबाद, 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी, 2011 में मुंबई के ट्रिपल ब्लास्ट और 2013 में हैदराबाद। इन फिगर्स पर गौर कीजिए। 12 अलग अलग राज्यों में धमाके हुए, जिसमें 220 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान गई। और यही वजह थी कि ये आदमी देश का एब्सोल्यूट टॉप टारगेट बन चुका था। वो कभी अपने नाम का फोन या ईमेल इस्तेमाल नहीं करता था और हर बार अपना हुलिया, अपना भेष बदल लेता था। अब आते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर, अ रोग ऑपरेशन बिगिंस। आखिर इस मिशन को रोग क्यों होना पड़ा? तो बात है 13 अगस्त 2013 की। पटना में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल इंटेलिजेंस मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक एक फोन कॉल आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नेपाल के पोखरा से एक इन्फॉर्मर ने टिप दी कि IB की पुरानी फोटो से मैच करता हुआ एक संदिग्ध वहां रह रहा है। वो क्लीन शेवन है, बाल छोटे हैं, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल उस टारगेट जैसी ही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो वहां डॉक्टर यूसुफ के नाम से एक यूनानी डॉक्टर बनकर रह रहा था। ध्यान दीजिए, ये वही डॉक्टर यूसुफ वाला एलियास था जिसका इस्तेमाल यासीन ने सालों पहले दरभंगा में अपना टेरर नेटवर्क बनाने के लिए किया था। लेकिन जब ये टिप आगे बढ़ाई गई तो दिल्ली में बैठे ब्यूरोक्रेट्स ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे डिप्लोमेटिक बवाल मच सकता है और उनका मानना था कि यासीन तो कराची में बैठा है, कोई हथियार अलाउड नहीं थे, ऑफिशियल ID अलाउड नहीं थी और फंडिंग जीरो। लेकिन SOG लीडर अपनी जिद पर अड़े थे। उनका मानना था कि अगर आज इसे छोड़ दिया तो आगे जो खून बहेगा वो इन्हीं अफसरों के हाथों पर होगा। नतीजा क्या निकला? जॉइंट डायरेक्टर की अनऑफिशियल मंजूरी के बाद एक 5 सदस्यों वाला रोग मिशन लॉन्च किया गया।
टीम लीडर ने रोमिंग सिम कार्ड्स और लॉजिस्टिक्स के खर्चे के लिए अपने एक दोस्त से 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। जस्ट इमेजिन, देश का सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ना है और वो भी उधार के पैसों पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग द गोस्ट इन पोखरा। इस भूत की तलाश जमीन पर कैसे हुई? 20 अगस्त को ये 5 लोगों की एसओजी टीम, जिसमें मोतिहारी के एसपी विनय कुमार भी शामिल थे, 280 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पोखरा पहुंचती है। इनका गेटअप देखने वाला था। बरमूडा शॉर्ट्स, चटक रंग की टी शर्ट्स और गले में लटके कैमरा, एकदम टूरिस्ट जैसा भेस। और यहीं से शुरू होती है असली ग्राउंड स्पाई क्राफ्ट। एसओजी ने वहां के एक लोकल केयरटेकर को आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था बाल बहादुर थापा उर्फ अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर था, जो अब जिहादियों को सेफ हाउस प्रोवाइड कर रहा था। इन्फॉर्मर ने बहुत ही चतुराई से अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया और हाईवे के पास एक अजीब से घर को लोकेट कर लिया। अंदर घुसने के लिए इन्फॉर्मर ने एक झूठी बीमारी का बहाना बनाया, ताकि वो किसी तरह उस डॉक्टर यूसुफ से फेस टू फेस मिल सके। 23 अगस्त का दिन इन्फॉर्मर फाइनली उस घर के अंदर जाता है। उसके पास 3 बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स को वेरीफाई करने का टास्क था। पहला, माथे पर बालों का एक अजीब सा गुच्छा जिसे पीछे की तरफ कंघी किया जाता था। दूसरा, माथे पर एक पुराना हल्का सा कटने का निशान। और तीसरा, आगे की 2 दांत जो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे। ये बहुत ही छोटी डिटेल्स थी, लेकिन इन्फॉर्मर ने सीक्रेटली इन तीनों निशानों को अपनी आंखों से पक्का कर लिया कि हाँ, ये वही आदमी है। लेकिन देखिए, सिर्फ आंखों देखी पर तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था ना। तो अगला स्टेप क्या था? इन्फॉर्मर ने बहुत ही होशियारी से उस डॉक्टर की आवाज का एक क्रिस्प ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड कर लिया। ये ऑडियो तुरंत एक एन्क्रिप्टेड लाइन के थ्रू दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजा गया। वहां आईबी की टेक्निकल विंग ने इसका फोनेटिक और वाउल प्रोनाउंसिएशन एनालिसिस किया और रिजल्ट, वो आवाज यासीन भटकल के साउथ वेस्ट महाराष्ट्र वाले डीप एक्सेंट से परफेक्टली मैच कर गई। अब एकदम 200% गारंटी हो चुकी थी कि ये यूनानी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ही है। यहाँ से स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। द मिडनाइट रेड। 28 अगस्त की शाम पोखरा का मौसम बिल्कुल किसी मूवी सीन जैसा हो गया था। भारी बारिश और काले बादल। इस अंडरकवर ऑपरेशन के लिए इससे बेहतर कवर क्या हो सकता था? नेपाल पुलिस फाइनली उस घर में दाखिल होती है, जबकि एसओजी टीम बाहर छुपकर इंतजार कर रही थी। करीब 45 मिनट का लंबा और बेचैन करने वाला इंतजार। तभी अचानक एसओजी लीडर का फोन बजता है। कॉल पर इंडियन एम्बेसी के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे और वो बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि इस ऑपरेशन को अभी इसी वक्त रोक दो, क्योंकि इससे नेपाल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब सवाल ये था कि क्या लास्ट सेकंड पर आकर ये पूरा मिशन फेल हो जाएगा? दरअसल अंदर यासीन ने नेपाल पुलिस को अपनी बातों में उलझा लिया था। एम्बेसी का क्लेम था कि ये आदमी एक बड़ा ही मासूम, हाईली क्वालिफाइड टर्बाइन इंजीनियर है जो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में नेपाल आया है। लेकिन यहाँ एसओजी लीडर ने लॉजिक का एक ऐसा काउंटर मारा जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने बस इतना पूछा कि जरा सोचिए, एक हाईली क्वालिफाइड टर्बाइन इंजीनियर इस छोटे से अंधेरे कमरे में छुपकर यूनानी दवाइयाँ क्यों बेचेगा? बस इस एक लॉजिक ड्रिवन रिबटल ने एम्बेसी ऑफिशियल को लाजवाब कर दिया और उन्हें नेपाल पुलिस को रेड जारी रखने की इजाजत देनी पड़ी। और फिर रात 10:10 पर जो हुआ वो किसी डबल जैकपॉट से कम नहीं था। थोड़ी सख्ती के बाद यासीन टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरा संदिग्ध था, उसकी सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। वो था असदुल्ला अख्तर, जिसे हड्डी के नाम से भी जाना जाता था। एक डेडली अलकायदा ऑपरेटिव और सुसाइड बॉम्बर, जिस पर खुद 10 लाख रुपए का इनाम था। सोचिए, एक ही तीर से 2 इतने बड़े शिकार। इस कामयाबी के बाद आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, अ बिटर स्वीट विक्ट्री। 29 अगस्त की सुबह दोनों आतंकियों को बिहार के बेतिया बॉर्डर पर ऑफिशियली एसओजी टीम के हवाले कर दिया गया और इसी के साथ इस घोस्ट का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा रुककर इन आउटकम्स पर नजर डालिए, क्योंकि रियलिटी काफी बिटर है। जिन दिल्ली के पॉलिटिशियंस का इस ऑपरेशन में दूर दूर तक कोई रोल नहीं था, उन्होंने मीडिया के सामने आकर सारा क्रेडिट ले लिया। और उन 5 एसओजी अफसरों का क्या, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, दोस्तों से उधार लिया? उन्हें सिर्फ एक कमेंडेशन लेटर और पूरी टीम को मिला जुलाकर महज 1 लाख रुपए का इनाम मिला। कोई गैलेंट्री मेडल नहीं, 0। वहीं यासीन भटकल आज दिल्ली की तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 के अंधेरे में अपनी सजा काट रहा है। यासीन के दोनों भाई आज भी कराची में बैठे हैं और नई साजिशें रच रहे हैं।
इस पूरे विश्लेषण के एंड में ये सिचुएशन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब किसी देश की सुरक्षा ऐसे रोग हीरोइज्म और अफसरों के पर्सनल सैक्रिफाइस पे टिकी हो, तो क्या हमारा सिस्टम कभी सही लोगों को, असली हीरोज को उनका बनता हक और इनाम दे पाता है? इस प्रोवोकेटिव सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।